क्योंकि आज का कवि सम्मेलन जिन कवियों की उपस्थिति में यहाँ संपन्न होने जा रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन कवियों को भी मंच पर आमंत्रित कर लिया जाए, उन कवियों से परिचित हो लिया जाए कि आज हमारे यहाँ मध्य में कौन कौन कविगण उपस्थित हैं। तो आज के इस कवि सम्मेलन में जो सबसे दूर से हमारे पास चल के आए हैं, ऐसे दो नाम हैं जो दूर से चल के आए हैं। उनमें से पहला एक नाम होता है जो कि बालाघाट से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि जो कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, आज स्वदेश के इस कवि सम्मेलन में मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय श्री दिनेश देहाती जी, विदिशा से ही हास्य के एक हमारे कवि, जो कि जब दीपावली का उत्सव आता है और रामलीलाएं चलती हैं तो वो रावण का रोल कर लेते हैं, तो वहाँ लंका दहन होता है, और जब होली दहन होलिका दहन होता है तो वो कवि बन के आ जाते हैं। ऐसे विदिशा से पधारे हुए श्री संतोष सागर जी। और जैसा मैंने कहा था कि एक बिटिया हमारे मध्य बहुत दूर से, देश की इस समय सबसे चर्चित कवयित्रियों में जिसका नाम है, ये तो जब स्वदेश के बारे में मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब स्वदेश और ग्वालियर में कवि सम्मेलन है, तो बाकी मैं सब कवि सम्मेलनों को प्राथमिकता नहीं दूंगी, मैं स्वदेश में अवश्य पहुंचूंगी। तो ऐसी हमारी रुचि द्विवेदी अयोध्या से आई हैं, वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और स्वदेश एक काम सदैव करता आया है, जैसे कि हम सब जानते हैं दीपावली पर स्वदेश अपना विशेषांक आज भी निकाल रहा है जो उसने आरंभ किया था, वैसे ही होली का कवि सम्मेलन स्वदेश जब से आरंभ किया है तब से अब तक अनवरत होली का कवि सम्मेलन होता है, और कम से कम एक स्थानीय प्रतिभा को स्वदेश मंच उपलब्ध करा के उसे राष्ट्रीय फलक पर लाने का प्रयास करता है। तो हमारे यहाँ हमारे ग्वालियर की बेटी व्याप्ति उमड़ेकर हमारे मध्य उपस्थित है। हम ये मध्य भारत साहित्य सभा से भी जुड़ी हुई हैं, व्याप्ति उमड़ेकर, जो कि यहाँ उद्घोषिका भी हैं आकाशवाणी में, व्याप्ति उमड़ेकर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में महनीय उपस्थिति आदरणीय पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। स्वदेश समाचार समूह की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे मध्य में श्रीमान लाल सिंह जी आर्य, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। मैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति रेखांकित कर रहा हूँ। आदरणीय श्री मुन्नालाल जी गोयल, पूर्व विधायक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान अभय चौधरी साहब यहाँ उपस्थित हैं, कटारे जी हैं। और आदरणीय महेश मुदगल जी जो कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री राजेश शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। और आदरणीय नवल शुक्ला जी, प्रहलाद जी सवनानी माननीय संघ चालक जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और श्रीमान वेद प्रकाश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। भोज विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुशील जी यहाँ उपस्थित हैं। आप कवि सम्मेलन सुनने प्रतिवर्ष आते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर राकेश कुशवाहा जी जो कि छतरपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु हैं, आपका भी स्वदेश परिसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। MPPSC के सदस्य आदरणीय के शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे मध्य में उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय श्रीमान यशवंत जी इंदापुरकर, स्वदेश परिसर में आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी अतिथिगण यहाँ जो उपस्थित हैं, स्वदेश समाचार समूह की ओर से आप सबका स्वागत है, और आप सबकी ओर से इन कवियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो चलिए इस कवि सम्मेलन को अविलंब आरंभ करते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी कविगणों से निवेदन कर रहा हूं कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। साथ ही हमारे स्वदेश के सभी संचालक गण से मेरा निवेदन है, माननीय श्री यशवर्धन जी जैन प्रबंध संचालक जी, श्रीमान अतुल तारे जी समूह संपादक, श्री महेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमान अजय बंसल जी और सभी कविगण।
और जब तक दीप प्रज्वलन हो रहा है मैं आपको एक अच्छी सूचना या जानकारी देता चलूं। इस समय ग्वालियर महानगर में नशा मुक्ति अभियान हमारे समाज सेवियों द्वारा, समाज के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, समाज की कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नशा मुक्ति अभियान पूरे ग्वालियर शहर में आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और नशामुक्त ग्वालियर ऐसी परिकल्पना की गई है। इस अभियान के अंतर्गत एक भव्य मैराथन का आयोजन हो चुका है और मैं आप सबके संज्ञान में ये बात इसीलिए लाना चाहता हूँ कि होली पर नशे का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, तो नशामुक्त होली भी हो, पूरा महानगर नशामुक्त बने, इसके लिए ग्वालियर में प्रति माह समाज सेवी और बुद्धिजीवी बैठते हैं, बैठकर चिंतन मनन करते हैं, योजना बनाते हैं और धरातल पर क्रियान्वयन भी करते हैं। तो मेरा आप सबसे ऐसा आग्रह है कि नशामुक्ति अभियान जो ग्वालियर में चलाया जा रहा है, हम सब नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि अपने नगर को स्वच्छ भी रखें, स्वस्थ भी रखें और नशामुक्त बनाएं। तो हम सब इस अभियान से जुड़ें, इस पवित्र अभियान का अंग बने, ऐसा मेरा आप सब लोगों से व्यक्तिगत अनुरोध और आग्रह है कि हम सब इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़ें और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ग्वालियर पर हम लोग गौरव कर सकें। हम नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य का निर्वहन करें, हम भी कुछ योगदान दें, हमारा भी कोई ऐसा उल्लेखित किया जाने वाला कार्य, हम अपने दैनिक नित्य कर्मों में नौकरी करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, लेकिन समाज के लिए भी कुछ दे सकें, कुछ कर्तव्य अपना निर्वहित कर सकें। इस निमित्त हम सब इस अभियान से जुड़े। यह स्वैच्छिक अभियान सभी समाजसेवी संस्थाएं अपनी स्वप्रेरणा से जागृत होकर एक मंच पर आई हैं और चला रही हैं, तो हम सब इसका अंग बनेंगे, ऐसी मेरी आप सबसे कामना है और अनुरोध है। माँ वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात हम सब जानते हैं कि विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हैं, वे हम सबको बुद्धि प्रदान करती हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से इस दीप प्रज्वलन के साक्षी बने। स्वदेश की यात्रा के बारे में हम सब परिचित हैं कि स्वदेश कैसे आरंभ हुआ, किन परिस्थितियों में आरंभ हुआ और किस ध्येय को लेकर आरंभ हुआ। स्वदेश एकमात्र, यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस भारत में अनेक समाचार पत्रों ने देश सेवा का बीड़ा उठाया, किंतु स्वदेश अपने प्रथम दिन से, अपने जन्म दिवस से लेकर आज तक इतना विस्तारित होते हुए, इतना लोकप्रिय होते हुए भी अपनी ध्येय निष्ठा के मार्ग पर चल रहा है। उसकी यात्रा कैसी रही, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसकी परिकल्पना क्या है, स्वदेश आप सबको लेकर क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, इन सब बातों को आपके मध्य रखने के लिए मैं स्वदेश के राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री अनुराग उपाध्याय जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और स्वदेश की यात्रा पर प्रकाश डालें। आदरणीय श्री अनुराग जी उपाध्याय। सभी को नमस्कार। मुझे लगता है स्वदेश की जो ये यात्रा है, ये ठीक वैसी है कि पैर क्या चढ़ते पहाड़ी, इरादों ने चढ़ी है, अब दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। तो ये जो यात्रा है ये बहुत अद्भुत है, विलक्षण है और प्रेरणादायक है। 1948 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब स्वदेश की परिकल्पना की होगी, तब उनके मन में क्या विचार होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन विचारों के पीछे जो राष्ट्रवाद का बीज था वो स्वदेश में आके अंकुरित हुआ और उसने नए नए आयाम स्थापित किए। मध्य प्रदेश में लखनऊ से शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश में स्वदेश सर्वाधिक चर्चित हुआ, लेकिन आज स्वदेश की जो स्थितियां हैं, नए स्वरूप में स्वदेश सबके सामने है। स्वदेश 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा है, या यूँ कहें कि पाठकों के हाथ में पहुंचता है और पाठकों का प्यार स्वदेश को मिलता है। स्वदेश सामान्य तौर पे एक अखबार नहीं है, स्वदेश के पीछे एक विचार काम करता है। उस विचार का मूल जो सूत्र है, जो बीज मंत्र है, वो है राष्ट्र।
पहले राष्ट्र उसके बाद सब। तो इसी धारणा को लेके हम स्वदेश में हैं। आज आप सभी स्वदेश परिवार के सदस्य हैं, स्वदेश परिसर में हैं, और ये मुस्कुराने का वक्त है, खिलखिलाने का वक्त है, होली का अवसर है। अगर देखें तो खेत भी पूरे सुनहरे और पीले नज़र आ रहे हैं। प्रकृति होली मना रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। विश्व में अभी कहीं कहीं दीपावली भी चल रही है, कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन भारत ऐसा राष्ट्र है जो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है। भारत ऐसी जगह है जो सदैव सुख हो दुख हो मुस्कुराता रहता है, और स्वदेश इस भारत का हिस्सा है। हम सब स्वदेश का हिस्सा हैं। हम भी मुस्कुराएं कि हम स्वदेश में हैं। कई बार प्रारब्ध बड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन परिणाम बहुत विलक्षण आते हैं। स्वदेश उसी सूक्ष्म से विराटता की ओर जाने वाली एक यात्रा है। स्वदेश सिर्फ एक अखबार नहीं है, सिर्फ कोई 12, 16, 17, 18, 20 पन्ने नहीं है। स्वदेश ब्लैक एंड वाइट या कलर नहीं है। स्वदेश के ब्लैक एंड वाइट में भी कलर्स हैं। वो श्वेत श्याम भी रंग देता है, क्योंकि उसके पीछे एक दर्शन है, उस दर्शन के पीछे राष्ट्र है। तो स्वदेश हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में, हमारी मज्जाओं में हलचल पैदा कर देता है। आद्य संपादक अटल जी ने जब स्वदेश के लोग की परिकल्पना की होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय होगा जो उनसे चूका होगा। या आज भी स्वदेश के जो संपादक हैं, या स्वदेश के संचालक गण हैं, या स्वदेश में कार्य करने वाले हैं, उनके भीतर वो चीज़ें करवटें लेती हैं जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कैसे दें, इसके पीछे की एक भावना सदैव उसके पीछे छुपी रहती है। तकरीबन 2.5 दशक पहले ये होली मिलन का आरंभ स्वदेश में हुआ, और बहुत छोटे से कमरे, फिर एक आंगन, और आंगन के बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्रतिवर्ष ये बढ़ता रहा, और जब कभी कभी कविताएं मैं भी लिखता था, तो मुझे कहा गया, एक बार यशवंत जी यहाँ मौजूद हैं, मैं 14 साल का था तो मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा की नवोदय साहित्यकार इकाई का मुझे भाई साहब ने संयोजक बना दिया। तो क्या मेरे पास था 14 साल की आयु में, मुझे नहीं पता, लेकिन स्वदेश में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनकी एक दृष्टि होती है, वो लोगों को खोजती है और परिवार भाव से हमको जोड़ लेती है। तो 35 साल बाद मैं फिर स्वदेश के साथ हूँ। यहीं कविता सुनाते सुनाते, यहीं जनमानस के लिए कविताएं लिखते लिखते मैं स्वदेश से जुड़ा था, और 35 साल बाद फिर इसी मंच पे हूँ जहाँ से मैंने कविता सुनाना शुरू किया था। अब आनंद का विषय यह है कि इस बीच स्वदेश 3 राज्यों में तो पहुँचा ही, 3 राज्यों के साथ स्वदेश के 17 संस्करण हो गए हैं, और इस बीच ये स्वदेश ने कई नई उपलब्धियां हासिल की। महाकाल की नगरी उज्जैन, वहाँ से स्वदेश का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगर हम जाएं तो अब हम छिंदवाड़ा, एक अंतिम छोर है मध्य प्रदेश का, वहाँ से स्वदेश का प्रकाशन आरंभ करने जा रहे हैं। महाकौशल का क्षेत्र जो हमसे छूटता था, इसी बीच में बुंदेलखंड, कहीं हम पहुँच पाते थे, कहीं नहीं पहुँच पाते थे, तो बुंदेलखंड में सागर अपना रस है, बड़ा रसीला है बुंदेलखंड, तो वहाँ स्वदेश ने दस्तक दे दी है। मकर संक्रांति के दिन हमने सागर संस्करण की शुरुआत की। इसके पहले जबलपुर संस्कारधानी में स्वदेश ने नए स्वरूप में अपना आगाज़ किया, और वहाँ के लोगों ने स्वदेश के अंदाज को पसंद करना शुरू किया है। तो स्वदेश अखबार के रूप में लगातार विस्तृत होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर या लखनऊ, जहाँ से स्वदेश का आरंभ हुआ था। तो 3 राज्यों के साथ हमने एक बड़ा सफ़र तय किया है। हालांकि जब भारत की बात करें तो ये सफ़र छोटा है, और खुली आँखों से हमारे प्रधान संपादक जी, हमारे संचालक गण और स्वदेश के जितने भी मेंटोर हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद रखते हैं यहाँ के सभी लोगों से कि स्वदेश दिन रात तरक्की करता रहे। और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है, क्योंकि अभी जो स्वदेश की 17 संस्करण हैं, वो 3 राज्यों के 88 जिलों में पहुंच रहे हैं। 88 जिलों में पहुंचना भी हमारे लिए, ये तो नहीं कहूँगा बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि है। और 68 लोकसभा क्षेत्र और 397 विधानसभा क्षेत्रों में स्वदेश दस्तक दे चुका है। अब इसके पार की तैयारी है। तो स्वदेश का विस्तार, ऐसे में डिजिटल स्वदेश, भोपाल में एक स्टूडियो बना स्वदेश का, वहाँ से कार्य आरंभ किया, और पिछले कुछ ही दिनों में हमें
बड़े परिणाम वहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्वदेश की हिंदी वेबसाइट, स्वदेश की अंग्रेजी वेबसाइट, इंग्लिश स्वरूप में स्वदेश को लोगों ने बहुत पसंद किया है। समय की मांग भी थी और उन जगहों पे पहुंचने की कोशिश थी जहां हम हिंदी भाषा के जरिए नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें अपना संदेश वहां तक पहुंचाना था जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं या अंग्रेजी में रुचि रखते हैं, तो वो भी हमारी बातों को, हमारे विचार को समझें, तो उन तक पहुंचने का प्रयास भी हमने किया है। जल्दी ही आप सबकी शुभेच्छाएं हैं ही, जैसा कि तो स्वदेश टेलीविज़न फॉर्मेट में भी आपको नज़र आएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सुबह शाम नमस्कार, मैं हूँ अनुराग और आप देख रहे हैं स्वदेश, आपके सामने आऊँ और आपके मन की बातें करूं। आप जिन लोगों को जानना चाहते हैं, आप जिन लोगों की तुरपाई करना चाहते हैं, आप जिन लोगों को उधेड़ना चाहते हैं, तो मैं आपकी ज़ुबान बन सकूं, मैं आपकी नज़र बन सकूं, मैं आपका विचार बन सकूं। जैसा आप चाहते हैं, जैसा पाठक चाहते हैं, जैसा हमारे सारे स्वदेश परिवार के लोग चाहते हैं, हम वैसा स्वदेश आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विचारों के साथ। हमारी पहली शर्त है हमारा विचार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, और वहाँ कोई समझौता स्वदेश ने कभी नहीं किया। मैं तो बहुत छोटा रहा हूँगा जब इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति बनी होगी। तमाम सारे साथी बैठे हैं, उन्होंने उस विषम परिस्थिति को भोगा है और तब भी स्वदेश की आवाज़ बुलंद थी, आज भी स्वदेश की आवाज़ बुलंद है और भविष्य में भी स्वदेश की आवाज़ बुलंद रहेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, छोटा हूँ तो क्या हुआ, हूँ मैं आंसू एक और सागर जैसा स्वाद है मेरा, चक्कर तो मुझे देख। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। 3 राज्य, 17 संस्करण, 88 जिले, ये स्वदेश की यात्रा सतत चल रही है। हमारे मध्य कुछ और माननीय अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं CII के अध्यक्ष श्रीमान आशीष जी वैश्य। आप बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, आपका स्वदेश परिसर में हार्दिक स्वागत वंदन। कमल जी माखीजानी हमारे मध्य उपस्थित हैं, नवल जी शुक्ला उपस्थित हैं और सूचना आयुक्त डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी इस परिसर में बहुत बहुत स्वागत वंदन। तो चलिए अब इन कवियों का स्वागत करके सीधे सीधे कविता और कवि सम्मेलन आरंभ करते हैं। कवियों का सम्मान करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्री यशवर्धन जैन, प्रबंध संचालक स्वदेश समूह, एवं श्री अतुल तारे जी, समूह संपादक। आप अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री दिनेश देहाती जी, ये देहाती लिखते हैं और आप समझ सकते हैं इनका उपाख्य देहाती है। बाकी मॉयल लिमिटेड में, ये शासकीय बहुत बड़ी कंपनी में, भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है मॉयल इंडिया, हम सब जानते हैं। उसके ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं। शॉल, श्रीफल और माल्यार्पण से अभिनंदन। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं संचालक गण में से ही श्री महेंद्र अग्रवाल जी, श्री अजय बंसल जी। विदिशा से हमारे मध्य हास्य व्यंग के देश के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय श्री संतोष सागर जी आपका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय श्री महेंद्र अग्रवाल जी, श्री अजय बंसल जी। स्वागत की इसी श्रृंखला में जो अयोध्या से चलकर हमारे मध्य आई हुई हैं कवयित्री रुचि द्विवेदी जी, आपके स्वागत सम्मान के लिए पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजीव गोयल जी संचालक, श्री जितेंद्र शर्मा जी CEO। पुष्पगुच्छ से आप अभिनंदन करेंगे।
तालियां आपकी बहुत कमज़ोर हैं। कोई अयोध्या से आप कल्पना करें, पहले रुचि जी ने ट्रेन से टिकट कराया तो आने में असुविधा हो रही थी, फिर स्लीपर बस से रात भर की यात्रा करके आई हैं और अपनी प्रस्तुति के बाद अभी 7:30 बजे पुनः निकल जाएंगी अन्यत्र कवि सम्मेलन में। और इसी श्रृंखला में मैं महाप्रबंधक श्री अशोक भुराड़िया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे हमारे नगर की जो नवांकुरित साहित्यकार हैं कुमारी व्याप्ति उमड़ेकर, इस बिटिया को भी इसका अभिनंदन करें, इसको शुभाशीष प्रदान करें। आदरणीय अशोक भुराड़िया जी। तो चलिए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। मैं चाह रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिमान कवि यहाँ उपस्थित हैं, तो आज के कवि सम्मेलन का संचालन भी क्यों ना इन्हीं से कराया जाए, इन्हीं की कविताओं का रसास्वादन किया जाए। मैं 2 पंक्तियों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ दिनेश देहाती जी को कि कविता लिखना खेल नहीं है, कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आदरणीय दिनेश देहाती जी। हेलो, हेलो। मेरी आवाज़ यदि आप तक सलामत आ रही तो एक बार तालियां बजाकर मुझे सूचित करें कि हाँ आ रही है। होली की इस उमंग में आपके संग आज का एक त्यौहार शब्दों का रंग भरते हुए स्वदेश की भाषा हम अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि स्वदेश का अपना एक अलग अंदाज है, उसकी अपनी एक भाषा है, उसका एक अपना रुतबा है और उसका जो विस्तार है और सिर्फ शब्द भावों में नहीं है, हृदय में वास करता है। इसलिए हर कोई स्वदेश पे विश्वास करता है, इसलिए हर कोई। आप वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इस शहर के गणमान्य लोग बैठे हैं और इतने अच्छे कवि सम्मेलन का संचालन एक देहाती को दे दिया, तो ये तो मेरी समझ के परे है। लेकिन जो मैं समझता हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी प्रतिक्रियाओं में थकान कहीं परिलक्षित हो तो नहीं लगेगा कि हम ग्वालियर जैसे प्रतिष्ठित शहर में बैठे हुए हैं। शरीर थक सकता है, लेकिन आपके भाव, आपकी मानसिकता, आपके विचार नहीं थकना चाहिए। जब भी करतल ध्वनि हो तो लगना चाहिए कि परिसर ग्वालियर का परिसर है। जब भी ध्वनि हो तो लगे कि यह स्वदेश का परिसर है। और यहाँ पर एक एक बैठा हुआ आदमी अपने आप में एक हिम्मत रखता है, अपने आप एक चरित्र रखता है, अपने आप एक व्यवस्था रखता है, अपने आप एक नाम रखता है कि जब उसके 2 हाथ उठते हैं तो वो 2 हाथ नहीं उठते, उसके पीछे एक बड़ी भीड़ का हिस्सा भी ऊपर उठता है। तो तालियां बजाएं तो मुझे लगे कि हाँ, हम स्वदेश के मंच के सामने बैठे हुए प्रणाम करता हूँ। देहाती हूँ, ज़्यादा शब्दों की लच्छेदारी नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए नाम छाप पड़ गई क्योंकि मैंने कुछ देशों की यात्रा की। यात्राएं सफल हुई असफल हुई वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन इतना तो है, एक देहाती इस देश की सीमाएं लांघ के जब बाहर जा रहा है, इसका मतलब विकास तो हुआ है। और विकास हुआ है तो इस विकास का ही एक परिदृश्य आपके सामने है। दिनेश देहाती स्वदेश के मनोभाव को अभिव्यक्त करती हुई कुछ पंक्तियां जो मेरे अंदाज की आप तक पहुंचाता हूं, और लगे कि स्वदेश के मनोभाव पर कहीं मेरे शब्दों ने हस्ताक्षर किए हैं तो आपकी तालियां फिर अनुगुंजित हो, लगे कि हम आज के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में स्वदेश की बात करने के लिए खड़े हैं। और स्वदेश की बात करने के लिए हमारे मंच पर जो अन्य उपस्थित हैं, व्याप्ति उमड़ेकर, युवा कवित्री,
युवा इसलिए कहना पड़ रहा क्योंकि हमारा तो स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। अब होली के रंग चढ़ते चढ़ते और पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि ऐसे ही लोगों के सामने पीछे पीछे चलकर हम भी आप तक की यात्रा करते हैं। एक बार तालियां बजाएं। यह आपके ग्वालियर की वो प्रतिभा है जो अति शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर अपनी कविता और अपने शब्दों के माध्यम से जाना चाहती है। आपका आशीर्वाद तालियों की शक्ल में यहाँ तक आए। उनके पीछे बैठी हुई हैं, अयोध्या से आई हुई हैं। अब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली ही है, कई भी वहीं रहती थी। लेकिन ये जो आई है रुचि द्विवेदी आई है, अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे देश की यात्राएं करती है। और अभी आपकी तालियां उनका अभिनंदन करें। इधर बैठे हुए हैं हास्य के वो अच्छे कवि जिन्होंने जितनी शिद्दत से गज़लें लिखी, जितने प्यार से गीत लिखे, उतने ही अच्छे अंदाज में इन्होंने हास्य व्यंग लिखा। इन्हें लोग संतोष सागर के नाम से जानते हैं, जो विदिशा से आते हैं। और मैं दिनेश देहाती आपके सामने हूँ। आपने बहुत जगह मुझे देखा होगा और नहीं देखा होगा, तो आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बार थोड़ी सी तालियां मेरे लिए बजा दीजिए। दिनेश देहाती बालाघाट से। वैसे बालाघाट को लोग और भी तरीके से जानते हैं, जिसमें समाचार पत्रों की सुर्खियों में कहीं नक्सलवाद का चर्चा होता है तो बालाघाट जिले का होता है। लेकिन बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का वही इकलौता जिला है जहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। इस बात का भी गर्व करता हूँ। आपकी थकी हुई तालियों के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं व्यंग्यकार हूँ, हंसी के लिए मैं बातें करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफ़ी है। गुदगुदी कहीं कहीं होना चाहिए कि ताड़ने वाले सम्मानित तारे जी, कहीं मेरे शब्द आपके स्वदेश को परिभाषित करते हो और आपको भी लगे कि उसके समर्थन में दो शब्द मेरी जुबान से निकले हैं, तो फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमी पे रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं, और जो छुप छुप के औरों पे नजर रखते हैं उनको क्या खबर कि हम उनकी भी खबर रखते हैं। तीक्ष्ण दृष्टि, अपने विचारों की उस शैली के साथ सबका प्रभाव, सब पर प्रभाव और सबके मनोभाव को अभिव्यक्त करने का जो उद्देश्य स्वदेश लेकर चल रहा है, इसको प्रणाम करता हूँ। और अभी छिंदवाड़ा में आ रहा है, निश्चित तौर पर मेरा बालाघाट जिला भी इसका हिस्सा बनेगा। मैं आज आपके बीच में हूँ और ये इनका आकार आप देख रहे हैं, प्रकार मैं बताता हूँ, व्यवहार थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। रंग होते हैं, हर रंग का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन उस रंगों को आप कैसे लगाते हैं, उसके मनोभाव, जो आपके व्यवहार में जो मनोभाव होते हैं रंग लगाने के, उसका असर अगले तक जाता है। अगर आप उसको क्रोध के साथ लगाते हैं तो आपका क्रोध जाता है, आप प्रेम के साथ लगाते हैं तो आपका प्रेम जाता है। आपकी नफरतें, आपका प्रेम आपके अंदाज में छुपा है साहब, वरना मुस्कुराने के लिए तो पुतले भी मुस्कुरा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए प्रारंभ करते हैं। सम्मानीय आप बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके बारे में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे लिए सम्मानीय है। और जितने भी लोग यहाँ सामने बैठे हैं, एक गौरव है इस शहर का, इस क्षेत्र का। आपकी उपस्थिति में हमें कुछ बोलने का अधिकार या अवसर मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य का हम लाभ उठाते हैं। मैं व्याप्ति उमड़ेकर को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ और ये कहते हुए कि माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करो, और उसके बाद अपने हिस्से का काव्य पाठ भी करते हुए चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं इन 4 पंक्ति आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। बात अच्छी लगे, प्रतिक्रिया अपेक्षित है। कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, कि व्याप्ति मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है मेहनत ज्यादा करो। लक्ष्य कठिन है मेहनत ज्यादा करो, यूं तो लोहा भी सोना होता है पारस स्पर्श से, तुम कोहिनूर बन के दिखाओगी ये वादा करो। व्याप्ति उमड़ेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द शब्द में वागीश्वरी का वास रहे, शब्द शब्द में वागीश्वरी का वास रहे, लेखनी पर सदा माँ का आशीर्वाद रहे। शब्द शब्द में वागीश्वरी का वास रहे, लेखनी पर सदा माँ का आशीर्वाद रहे। मोह सके आप सभी के मन को, हो सके आप सभी के मन को व्याप्ति की कविता में ऐसा भाव रहे, व्याप्ति की कविता में ऐसा भाव रहे।
बढ़िया बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ माँ शारदे का आह्वान कर अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। स्वागत। हे धवल वस्त्रधारी देवी सरस्वती, हे धवल वस्त्रधारी देवी सरस्वती, झर 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 दे कौमुदी ज्ञान की, हे धवल वस्त्रधारी देवी सरस्वती, स्वर ताल लय छंद का ज्ञान दे, स्वर ताल लय छंद का ज्ञान दे, ललित कलामयी कर दे स्वरागिनी, हे धवल वस्त्रधारी देवी सरस्वती, ज्ञान पथ आलोकित प्रशस्त कर दे, ज्ञान पथ आलोकित प्रशस्त कर दे, प्रगल्भ मेधा का वर दे उद्धारिणी, हे धवल वस्त्रधारी देवी सरस्वती, झंकृत वीणा के तार कर तार दे, झंकृत वीणा के तार कर तार दे, तनया को चरण में शरण दे उद्धारिणी, हे धवल वस्त्रधारी, हे धवल वस्त्रधारी, हे धवल वस्त्रधारी देवी सरस्वती। बहुत बहुत आशीष। पलाश की डाल डाल कहे होली है, क्या बात। पलाश की डाल डाल कहे होली है, बाजारों की चाल ढाल कहे होली है, क्या बात। पलाश की डाल डाल कहे होली है, बाजारों की चाल ढाल कहे होली है, पर मेरा मन तो बस तभी मानेगा, पर मेरा मन तो बस तभी मानेगा जब आपके करतल की ताल ताल कहे होली है, जब आपके करतल की ताल ताल कहे होली। बहुत खूब है आपकी। मैं ग्वालियर की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इसी आशा से हूँ कि आपका आशीष प्राप्त होगा। मैं अपनी एक प्रतिनिधि रचना यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ। स्वागत। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है, क्या बात। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है, कृष्णमयी राधा है, राधामयी कृष्ण है। और ऐसे में अब क्या होता है कि राधा रानी कभी कृष्ण के लिए प्रेम पाती नहीं लिख पाई, क्योंकि कृष्णमयी मन जब भी लिखेगा तो क्या लिखेगा, राधा राधा ही तो लिखेगा। इसी भाव पर केंद्रित मैं अपनी घनाक्षरी आपको रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आप तक पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मन मन बासन में स्नेह रंग भर कर, मन मन बासन में स्नेह रंग भर कर, कस्तूरी सुगंध गंध घोला चित चोर है, मन मन बासन में स्नेह रंग भर कर, कस्तूरी सुगंध गंध घोला चित चोर है। कृष्ण कृष्ण रट रट, कृष्ण कृष्ण रट रट, राधा रानी दिन रत, कृष्ण कृष्ण रट रट, राधा रानी दिन रत, कृष्ण रूप धर रही सारंग विभोरे है, सारंग से लेके रंग प्रेम पाती रंग कर,
सारंग से लेके रंग प्रेम पाती रंग कर, आप ही को लिखे पाती श्यामा की चकोर है। वाह 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 वाह। अब सारंग से लेके रंग प्रेम पाती रंग कर, आप ही को लिखे पाती श्यामा की चकोर है। मन मन बासन में स्नेह रंग भर कर, कस्तूरी सुगंध गंध घोला चित चोर है। दृग अनुराग भर, अब आप राधा रानी के मन की स्थिति देखिएगा। बढ़िया सुंदर। दृग अनुराग भर प्रेम पाती पढ़ कर, दृग अनुराग भर प्रेम पाती पढ़ कर, मोतियन झरी बांधे पलकों की कोर है। राधा की जो पूछे सुध गीत लिखे राधा रानी, राधा की जो पूछे सुध गीत लिखे राधा रानी, कृष्णमय मन भूला आपन की हो रे है। वाह 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 वाह। राधा की जो पूछे सुध गीत लिखे राधा रानी, कृष्णमय मन भूला आपन की हो रे है। मन मन बासन में स्नेह रंग भर कर, कस्तूरी सुगंध गंध घोला चित चोर है। अब आप अंतिम बंद देखिएगा कि ये उलझन किस प्रकार की है। ये उलझन ऐसी है जैसे कि कान्हा के घुंघराले से कुंतल उलझ उलझ जाए, सुलझ न सुलझाए, उलझ उलझ जाए, सुलझ न सुलझाए, उलझन बड़ी प्यारी ये नंद किशोर है। मोर मुकुट धारी कानन कुंडल धारी के, मोर मुकुट धारी कानन कुंडल धारी के, घुंघराले कुंतल सी प्रेम की ये डोर है। वाह वाह वाह। मोर मुकुट धारी कानन कुंडल धारी के, घुंघराले कुंतल सी प्रेम की ये डोर है। मन मन बासन में स्नेह रंग भर कर, कस्तूरी सुगंध गंध घोला चित चोर है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत शब्द संयोजन, सुंदर सुंदर घनाक्षरी। बधाई और आशीर्वाद भी। व्याप्ति, तुम्हारा नाम पूरे देश में व्याप्त हुई कामनाएं करता हूँ और सब वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद भी मिला है। आज के इस सभा का शुभारंभ कोमल स्वरों और शाब्दिक आराधनाओं के साथ, समर्पण के साथ प्रारंभ हुआ है। निसंदेह यह क्रम उच्च स्तर तक जाएगा। अभी सबका परिचय करवाया डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय ने और बड़ा संक्षिप्त परिचय करवा के छोड़ दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो एक बार माइक पकड़ तो छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्होंने इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया। लेकिन एक बार उनके लिए भी तालियां बनती तो हैं जिन्होंने हम सबका परिचय करवाया। यहाँ पर हमारे भव्य कार्यक्रम में महनीय उपस्थिति साहित्य परिषद के श्रीधर पराड़कर जी है। आपकी महनीय उपस्थिति को प्रणाम करते हैं हम। और श्री आईजी सक्सेना साहब, श्री अरविंद सक्सेना सर जी, डीआईजी श्री अमित सांगी जी, आपका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां बजाकर आप आज के इस वातावरण को आनंदित मोड पर ले आएं। अभी व्याप्ति ने काव्य पाठ किया। मैं दिनेश देहाती हूँ, लेकिन कई विभिन्न पहलुओं पर सोचता भी हूँ। मैं वहाँ आना चाहूँगा। आप अपने आप को उच्च स्तरीय शक्तिशाली मानते हुए कभी इस छोटी नन्ही सी उंगली से सख्त जमीन को कुरेदने की कोशिश कीजिए। मैं दावा करता हूं वो सख्त जमीन आप कुरेद नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन सख्त है, आप में उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन उसी सख्त जमीन के अंदर कोई बीज पड़ा हो, वातावरण अनुकूल हो, ईश्वरीय शक्ति आशीष बन के वहां टपके, तो सख्त जमीन का बीज भी अंकुरित होते हुए सख्त जमीन को फाड़कर अपने हिस्से का आसमान देखने के लिए बाहर आ जाता है। साहब, कभी उस अंकुरण की कोमलता का अंदाज लगाना और फिर परिकल्पना करना कि इतना नाजुक सा, इतना कोमल सा अंकुरण भी उस जमीन को फाड़कर कैसे आ गया। तो जब उसकी कृपाएं होती हैं तो शक्ति उस अंकुर तक भी जाती है।
आपकी हाथ की तालियां यही इस अंकुरण को शक्ति दे, और ये भी अपने हिस्से का आसमान पाना चाहती है। एक बार व्याप्ति के लिए आपकी तालियां। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अब जो मंच की सज्जा और जो व्यवस्था है, इसमें ही मुझे क्रम चलाना है, और निश्चित तौर पे आर्य साहब आप बैठे हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। संतोष सागर जी जो टोपी पहने हुए हैं, आज तो पहनाए हैं, आज पहन आए हैं, अक्सर पहनाते रहते हैं। ये पूजा अनुष्ठान भी करते हैं तो उनके क्रम में काम आता है, अन्यथा न लेके जाए। आजकल टोपी पहनाने के क्रम को भी दूसरे अंदाज में लिया जाता है। मेरे सोचने और देखने के तरीके अलग अलग हैं। आदरणीय बैठे हुए हैं, वो मेरे ही प्रजाति के लग रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये उन्नत विचारशील विचारधारा के धनी जब स्वदेश के मंच के सामने बैठे हो तो बात अच्छी होनी चाहिए। देहाती हूँ, लोग बोलते कि देहाती में अक्कल नहीं होती, लेकिन देहाती में अक्कल होती है। साहब आप बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। पिछले दिनों मेरा केबीसी में सिलेक्शन हुआ। मैं हंसने हंसाने के क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं मुंबई गया तो श्रीमान वो सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी मेरे पास आए, और मुझसे कहा धीरे से कि मैंने सुना तुम्हारा नाम दिनेश देहाती है। मैंने कहा हाँ आदरणीय, मेरा नाम दिनेश देहाती है। तो बोले एक बार धीरे से पूछ रहा हूँ, देहाती हो, अक्ल वक्ल है कि नहीं? अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि जो आदमी बालाघाट से मुंबई तक जा सकता है उसमें थोड़ी बहुत तो अकल होगी। मैंने भी अपने अंदाज में बोल दिया आदरणीय आपसे जरा सी ज़्यादा ही होगी। तो उनका दिमाग खराब हो गया। बोले तो देहाती ऊपर से बेतकल्लुफ की बात करता है। बोले तुमको पता है हॉट सीट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा आदरणीय ऐसे तो पता है, पर आपका दायित्व है, आप बता दीजिए। बोले मैं पहले आपका ऑडिशन लूँगा, ऑडिशन में पास होगा तो हॉट सीट पर जाने मिलेगा, नहीं तो यहीं के यहीं लौटा दूंगा। मैंने कहा आदरणीय मैं तैयार हूँ। बोले फिर पूछ रहा हूँ, देहाती हो, अकल वकल है कि नहीं? मैंने फिर उसी अंदाज में बोल दिया आदरणीय आपसे रत्ती भर जरा सी ज़्यादा ही होगी। इस वाक़े में जो दृश्य आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ, और लगे हालांकि उस महानायक से मैं तो कभी आगे जा नहीं सकता, लेकिन कहीं लगे कि देहाती में कहीं भी ऐसी ऊर्जा है और ऐसा महसूस हो तो तालियां खोलना। मैंने कहा आदरणीय मैं तैयार हूँ। बोले बैठो, तुम्हारा सामान्य ज्ञान बताओ। मैंने कहा मैं आपके ही बारे में बताता हूँ आदरणीय। बोले ठीक है बताओ। मैंने बताना शुरू किया। मैंने कहा श्रीमान आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माता जी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा अब आप मेरे बारे में बताओ। बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा पहली क्या था, रत्ती भर मामला आगे होगा। अब लोग बोलते देहाती में अक्कल नहीं होते। साहब देहाती में अक्कल होती। कभी कभी देहाती लोग अपने अपने तरीके से अंदाज लगा लेते हैं। अभी एक जगह प्रवचन हुआ तो एक देहाती आदमी वहां से निकला आंख में पट्टी बांध कर। अरे मैंने कहा इतना अच्छा प्रवचन हो रहा है, महात्मा बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे, तू वहां से पट्टी बांध के आ रहा है आंख में? क्या हो गया तेरी आंख में? किसी ने कुछ मार दिया, कोई जख्म हो गया या कोई तकलीफ है? बोले कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर आंख में पट्टी क्यों बांधा? बोले वो महाराज जो प्रवचन दे रहे वो कह रहे हैं कि बेटा दुनिया को एक ही नज़र से देखना चाहिए। तो मैंने कहा एक ही नज़र से देखने का मतलब आंख बंद करना नहीं होता बट्ठे। एक ही नज़र से देखने का मतलब होता अपना नज़रिया एक रखो, दुनिया को एक नज़रिए के साथ देखो। तालियां बजती है यहाँ पर। देहाती हूँ, अपने हिस्से की ज़मीन मांग लेता हूँ। कहा है किसी ने कि बिन मांगे तो बच्चों को दूध तक नहीं मिलता। अपने हिस्से अपने ज़माने से अपना हक मांगना ज़रूरी है। इसलिए बीच बीच में कहता जाऊँगा कि तालियां बजाएं, क्योंकि तालियां हमारा अधिकार भी है। यहाँ समृद्ध और पर्याप्त मात्रा में महिलाएं बैठी हुई, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ से यहाँ की महिलाएं अलग हैं। मेरे इधर महिलाएं लिपस्टिक बहुत डीप कलर का लगाती हैं साहब। तो मैंने वहाँ से एक अध्ययन निकाला, क्षमा चाहता हूँ, कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं वो पान नहीं खाती, और जो पान खाती है वो लिपस्टिक नहीं लगाती। और भारतीय महिलाओं में, मेरे बालाघाट जिले में यह हुनर है कि अगर एक सैगा गुलाब जामुन दिया जाए तो वो बिना लिपस्टिक को डिस्टर्ब किए हुए सैगा गुलाब जामुन अंदर प्रवेश करने का हुनर उनके पास है। ये हिम्मत पुरुषों में नहीं है। एक छोटे से गुलाब जामुन को भी 2 बार कुतर के खाती हैं। आप ऐसे संस्कारों के साथ हमारा प्रतिनिधित्व करते आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार इनकी महनी उपस्थिति के लिए भी तालियां अपेक्षित है आपकी। देहाती के अंदाज बहुत सारे होंगे, मैं अपनी कविताओं से आपके बीच में आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे
देश के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ कवि श्री संतोष सागर जी को सुने। उनकी महनी कविताएं, उनकी महनी गज़लें, उनके सारा जो उनका सृजन क्षेत्र है बड़ा उत्कृष्ट स्तर का है। और मैं छोटा सा आदमी उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। किसी बड़े शायर ने कहा है कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, संतोष सागर जी, कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में ढूंढ लेना मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। संतोष सागर जी, विदिशा, मध्य प्रदेश। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ रेवा को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, स्वदेश की इस पावन महफिल को प्रणाम करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था, स्वदेश के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। मैं राष्ट्रवाद के उस बट वृक्ष की एक बड़ी छोटी सी इकाई हूं। स्वदेश दरअसल एक समाचार पत्र नहीं है। जब से हमने होश संभाला, जब से स्वदेश एक वैचारिक आंदोलन है जो हमारे राष्ट्रवादी लोगों ने चलाया, और आज आर्थिक दौर में जहां पत्रकारिता बिकाऊ हो चुकी है, मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं, वहां पर स्वदेश उतनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरे देश में काम कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य। अभिनंदन वाह। मैं राव साहब को, आदरणीय अतुल जी तारे और रामकिशोर जी उपाध्याय को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे इस पावन मंच पर आने का सौभाग्य मिला। लाल सिंह भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, मामा के यहाँ कई बार मिले हैं, मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। लेकिन अब क्या है, भाई साहब मंत्री हैं, मैं संतरी हूँ, ये फर्क है। लेकिन भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ, और बगैर किसी भूमिका के मैं अपने काव्य पाठ से जोड़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ अपने आराध्य को समर्पित करता हूँ। हास्य व्यंग का कवि हूँ, मूलतः चिंता की बात करता हूँ। मैं व्यवस्था विरोधी कवि हूँ, लेकिन ये अवस्था नहीं है व्यवस्था के खिलाफ पढ़ने की, इसलिए मैं अपनी हास्य व्यंग की कविताओं से आपको जोड़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ अपने आराध्य भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने पूजन के 2 मिनट आपसे चाहता हूँ, बस इसके बाद अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा। कि पूनम, कल पूनम की रात है, और भगवान कृष्ण, लोग कहते हैं वृंदावन में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे, गोवर्धन में मिलेंगे, मैं कहता हूं कहीं नहीं मिलेंगे। एक हिंदी का सबसे छोटा बेटा आपको अगर पता बता दे ठीक ठीक, तब पूरा सदन तालियों से मुझे स्वागत दे, तो मुझे लगेगा कि मैंने ठीक ठीक रचना लिखी है। कि पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए, पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए, यमुना जी के पावन तट पर नाग नथैया मिल जाए। और कहाँ मिलेगा मेरा ठाकुर? आओ मिलकर हम सब ढूंढे मन के इस वृंदावन में, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया मिल जाए, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया। और मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लोग मेरे कृष्ण के महारास पर ढेर सारी टिप्पणियां करते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम महारास है। कि प्रेम जब पूनम की रात आई, प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। कि पूनम की रात आई, प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। शेष भी पधारे हैं, महेश भी पधारे यहाँ, गोपियों के साथ सुख धाम नाचने लगे। ऐसा राश श्याम ने रचाया ब्रज मंडल में, जिसे देख आज चारों धाम नाचने लगे। और शाम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायलिया पे श्याम नाचने लगे। बाबा, आपकी तालियां कमजोर हैं। कि शाम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी। और एक आखिरी छंद
राष्ट्र की, चूंकि मैं राष्ट्रवादी परिवार से आता हूं, राष्ट्र की वंदना के साथ प्रस्तुत करता हूं कि प्रेम जब किया। और आदरणीय काका साहब विराजमान है, श्रीधर पराडकर साहब हमारे साहित्य परिषद के भीष्म पितामह है, मैं उनको प्रणाम करता हूं जहां भी बैठे हुए हैं, चूंकि उनके साथ हम लोग काम करते रहते हैं कविता के क्षेत्र में। कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। और जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। कि जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। और एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान। और मैं अपनी औकात पे आता हूँ कि हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो ईसाई सिख, खुशियों के सारे गीत गाएं मिलजुल के। और होली हो दिवाली हो दशहरा हो मोहर्रम ईद, सारे त्योहार हम मनाएं मिलजुल के। और कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाएं मिलजुल के। आज की ये शाम यादगार जो बना। और मित्रों, मैं तो, हर लोग कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ है, और मेरी सफलता के पीछे भी मेरी निजी स्त्री का हाथ है। हाँ, सही बता रहा हूं। बस 4 पंक्तियां सुने, आपको ये लग जाएगा कि मैं कैसे कवि बना। कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। अब ताली तो अब बजाना। जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उपाध्याय जी, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। और फिर इसी बात को मैं दूसरे अंदाज से कहूं कि जब से हुई है शादी, और तमाम शादीशुदा लोगों को मैं स्वदेशी प्रणाम करता हूं, और जो कुंवारे हैं उनको विदेशी प्रणाम करता हूं। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। क्या बात। तालियां कमजोर हैं, जरा जोरदार ठोको। देखो, आज मैं उन लोगों से ताली बजवा रहा हूं जिन्होंने जीवन भर दूसरों से ताली बजवाई है। तो ये थोड़ा सा, और ये वो है दिनेश भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी लेकिन कवियों की सुनी। इसलिए एक बार कभी आप लोग भी, सब लोग ताली बजाओ इनके सम्मान में। हम लोग कहते हैं कि हम साहब हास्य के कवि भाई साहब देशभक्त नहीं होते। अपनी देशभक्ति का अंदाज देखिएगा कि जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। तालियां जोर से बजाओ। मैं जितनी देर आपके बीच में रहूंगा बहुत आनंद देता रहूंगा। मैं आनंद का कवि हूं। मेरे से कहा गया है कि आज शायरी नहीं सुनाना है, तो मैं आपको कसम भगवान की, दिनेश भाई की कसम, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा। कि जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना दरोगा यहाँ रोज घूस लेते हैं।
और जितनी थुतड़ियां चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। और साहब लाल सिंह भाई साहब, वो आदरणीय सांसद महोदय बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। एक छंद याद आ गया अपने ग्वालियर का। एक ग्वालियर मालूम है, अपन चंबल के लोग हैं, चंबल के लोग बड़े हाजिर जवाब हैं। एक बाप ने अपने छोरे से कहा मैं तेरा ब्याह करा रहा हूं बेटा, तू दहेज कर रही मांग लेना। वो दहेज में क्या मांग लाया, ब्रज भाषा का छंद है, आनंद लीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो। आइए साहब नमस्ते। नहीं कोई विशेष प्रकार का आदमी दिखता है तो मुझे समझ नहीं आता है ना। अच्छा ये समझ में नहीं आ रही बहन जी है कि भाई साहब हैं? हाँ अच्छा हाँ बहन जी है, कान में दिख गया। वो माफ करना साहब, मेरी दूर की दृष्टि खराब हो गई है। वैसे देश की दूर की दृष्टि खराब हो गई है। वो मैं क्या सुना रहा था भूल ही गया। हाँ कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो। कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो। मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज मोहे, जितनो मिलेगो बासे दूनो रखवाऊंगो। और अगर बेटा चंबल का हो, उसका जवाब ठीक लगे तो एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो। और ससुरो कहेगो जो ले जाओ छोरी लाला जी, तो संग में दहेज मेरी सास मांग लाऊंगो। ससुरो कहेगो जो ले जाओ और एक बड़ी माजरत के क्षमा याचना के साथ एक छंद पढ़ रहा हूं। एक राम भक्त नेताजी को करंट आ गया। उनने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राम राज्य लाऊंगा। राम किशोर भैया इस हिंदी के बेटे ने ऐतिहासिक संदर्भों में से हास्य निकाला है। हास्य का छंद है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो लोग समझते अपन राम का नाम, लोग तो कांग्रेसी यही समझते कि ये तो भाजपा ही है। अभी एक घटना घट गई, सही बता रहा हूं। अभी हमारे यहाँ एक तिवारी जी मर गए, तो बाबा हम उनको जलाने शमशान घाट ले गए भाई साहब। वहां शमशान घाट पे लिखा था यहाँ मृत्यु अटल है। वो एक कांग्रेसी बोला देखो यहाँ भी भाजपा। अबे मैंने कहा मूर्खों, मृत्यु अटल इसका मतलब है मृत्यु आएगी। तो इस तरह की घटना घट जाती है। इसलिए कि एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे। कि एक ने पानी पी लीजिए, पानी पीजिए, पानी की ही व्यवस्था है। वैसे मैं शुद्ध भार्गव आदमी हूं, ब्राह्मण, पानी पे चल रहा हूं। चलिए एक बार जितना लोग एक क्वार्टर पे चले, ये देखो आप, स्वदेश का नशा मुक्ति आंदोलन है और नशा मुक्ति आंदोलन का अपन से बड़ा कोई उदाहरण नहीं। आज तक नशा नाम की कोई चीज ही नहीं की, और फिर भी 24 घंटे टुन्न रहते हैं। मेरे को हमेशा देशभक्ति और कविताओं का नशा रहता है। वाह वाह वाह। और आप देख ही रहे हैं अभी, और आगे आगे 10-5 मिनट में मैं आपको इतना आनंद दे के जाऊंगा कि अगले बार कहोगे यार संतोष को बुलाओ यार, ये काम का आइटम है। कि एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे। कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा हमारे यहाँ, घर घर खुशियों के सुमन खिलाएंगे। और अगर पत्नी चंबल की हो, उसका जवाब फिर तालियां। कि पत्नी ने कहा प्रिय राम राज लाने में तो मेरी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे। और कोई धोबी अड़ गया, मामला बिगड़ गया, यानी फिर आप मुझे बन भिजवाएंगे। वाह 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 वाह। कोई धोबी अड़ गया। एक और कहावत है, बामन कुत्ता नाई और जात देख गुर्राई। इस पर भी मैंने एक छंद लिखा। आप उधर मत जाओ आप, लेकिन इस छंद के भाव मूल तत्व में जाएं। कभी कभी क्या होता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का अर्थ अगर समझना है तो पहले 4 पहले की पढ़ो, 4 बाद की पढ़ो, तब समझ में आएगा। इसलिए आप इस गूढ़ रहस्य को सुनिएगा कि धोबियों से धोवन की, बामनों से बामन की,
नाइयों से नाइयों की कभी नहीं बनती, कि धोबियों से धोवन की, बामनों से बामन की, नाइयों से नाइयों की कभी नहीं बनती, नंद की भौजाइयों से, कि नंद की भौजाइयों से, लोग की लुगाइयों से, भाइयों से भाइयों की कभी नहीं बनती, और चोर सिपाहियों में खूब छनती है यहाँ। ताली बनती है इस बात पे। एक पंक्ति में कविता है कि चोर सिपाहियों में खूब छनती है यहाँ, कवियों से कवियों की कभी नहीं बनती, और सांप नेवले में भले आपस में बन जाए, ससुर जवाइयों में कभी नहीं। वाह वाह वाह। और एक आखिरी छंद सुनाना चाहता हूं, फिर इसके बाद स्वागत। एक मैंने अपनी बीवी के सौंदर्य का वर्णन अनुप्रास अलंकार में किया, सुनेगा। कि काली काली भैंस जैसी, कि नहीं बिल्कुल ऐसी है, सही बता रहे हैं, कि काली काली भैंस जैसी, का बताएं कैसी कैसी, हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवारी, कि काली काली भैंस जैसी, का बताएं कैसी कैसी, हवा जैसी भैया देखो मेरी घर वाली है, क्रेन से उठाएं इसे, क्रेन से बिठाएं इसे, जब जब घर आए क्रेन से उतारी है, 10 गज का है लहंगा, 20 गज की है साड़ी, बड़ी मुश्किल से जब कपड़ों में डारी है, वो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, जा सारी की नारी है कि नारी की सारी है। और मित्रों, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं भाई साहब। 2 मिनट की बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्राइमरी स्कूल के मास्टर का मध्य प्रदेश में बड़ा धर्म संकट है। हमें पढ़ाने के अलावा सब काम है। मैंने एक अपने स्कूल में मैंने एक लड़के से पूछा, बिल्कुल ईमान, मैंने लड़के से, मैंने खड़ा होवे, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरे बाप ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या पढ़ा रहे तुम बच्चों को? मैंने दूसरे छोरे से कहा, मैंने कहा बेटा खड़ा हो, ये तो गधा है, तू पढ़ने वाला है, बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना गांव में झगड़ा हो जाएगा। अरे मैंने कहा मेरे काका जी झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। मेरा दिमाग चकरा गया भाई साहब, मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने उस मास्टर को पकड़ा जो मास्टर उन्हें पकड़ाता था। मैंने कहा क्यों मास्टर साहब ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तुम बताओ गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? मास्टर बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा काका जी गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। अगर बेरोजगारी का व्यंग लग जाए तो ताली बजाए। मैंने कहा मास्टर जी गंगा अमरकंटक से नहीं हिमालय से निकलती है। बोला पंडित जी बेटा 2500 रुपए की तनख्वाह में गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा गंगा की यही हालत बना के छोड़े। अच्छा दूसरा समस्या ये है, मैं अपने खुद के छोरे से परेशान। अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हैं, हिंदी में पूछ लो 29 कितने होते हैं तो 29 में 2 घंटा में बताएंगे वे 29। मैं एक दिन मेरे से पूछा यार पापा कहाँ आप कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो? मैंने कहा क्या हुआ? अरे कह लग पापा कल मेरा हिंदी का पेपर है, कोई ऐसे आता हो तो बता दो। तो लाल सिंह भाई साहब मैंने अपने जीवन में, या आपने भी शायद गाय के निबंध से ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा। मैंने तो कर लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने जमाने में वो एक ही निबंध आता था, गाय एक उपयोगी। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला पापा किसी और जानवर पर निबंध जाए तो? अबे मैंने कहा गधे कभी का लड़का है, तेरे में इतना अकल होना चाहिए। एक काम करना, गाय का नाम हटाना, जानवर का नाम चिपका देना। तीसरे दिन अध्याय जी में घर गया, मैंने बेटे के चेहरे को खिला हुआ देखा, मैंने गुड्डू पेपर हो गया। बोला पापा हो गया? मैंने कहा पेपर कैसा गया? कहला एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा निबंध आया था? बोला आया था। मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली जोरदार बंदी। लाजवाब। अबे मैंने कहा तूने क्या
क्या लिख दिया? कहला पापा लिख दिया, बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। भाई साहब गजब तो हो गया, ये लिख आया बाप घास खाते। हाँ ये बात सच लिखे आया वो, लेकिन अगर बात यही लिख जाता तो खत्म। आगे वो ये भी लिखे आया कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और साहब इस बात पे पूरे सदन से ताली बांधता हूं, एक बात वो ऐसी लिखे आया भाई साहब जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, मुझे फिर समझ में आया कि ये कवि का ही लड़का है। एक बात वो ऐसी लिखे आया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, वो लिखे आया कि बाप सुबह शाम 2.5 लीटर दूध भी देते हैं। तो समस्या इधर फंसी पड़ी है। समय बहुत कम है, मैं आपको 2-4 छड़िकाएं सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम लोग कहते हैं कि हम हास्य के कभी देशभक्त नहीं होते हैं। अब हम तो क्या 2-2 घंटे वाले आदमी हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हो अभी यार पता चला सबरा इधर ही गड़बड़ हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि हम लोग हास्य व्यंग की कभी राष्ट्रभक्त नहीं होते। लाल सिंह भाई साहब सांसद जी, ईमानदारी से अगर मेरा इंटरनेशनल व्यंग आपको लगे कि मैंने ठीक ठीक जवाब किसी को दिया है तो आपकी तालियां चाहता हूं। मैंने कहा महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। क्या बात? उपाध्याय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए, हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे, वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। दूसरी छड़िका, अपनी घरवाली के सताए एक बार दिनेश देहाती हमारे घर आए, अपनी पत्नी के सताए एक बार दिनेश देहाती हमारे घर आए, आते ही बोले यार शर्मा जी आपने ये कोठी अत्याधुनिक ढंग से सजाई है, मगर ये ड्राइंग रूम में गधे की आदम की तस्वीर क्यों लगाई है? हमने कहा दिनेश भाई आप बहुत भोले हैं, बहुत भोले, बहुत बड़े हैं, आप तस्वीर के सामने नहीं बेटा आईने के सामने खड़े हैं। तीसरी और अंतिम छड़िका कि एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया, उसका कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। भागते हुए कुत्ते से पति ने कहा बंधु यहां नहीं तो कहां रहेगा? कुत्ते ने पलट कर जवाब दिया चुब्बे एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। तालियां जोरदार बजाए। और मित्रों जाते जाते 4 पंक्तियां और एक कविता है 8-10 लाइन की, और दरअसल ये कविता नहीं है, ये जीवन का वो सच है। चूंकि ये स्वदेश का है, हालांकि मैं ये काम बहुत रात भर कर सकता था, लेकिन मैं इस मंच पर एक ऐसी कविता देके जाना चाहता हूं जो स्वदेश के इस कवि सम्मेलन की सदियों तक पहचान रहेगी। वाह 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 वाह। लोग कविताएं तो बहुत लिखा करते हैं, लेकिन यथार्थ की धरातल पर लिखी हुई एक कविता, 4 पंक्तियां सबसे पहले पढ़ना चाहता हूं कि पहले सबके काम बनाना पड़ता है। उपाध्याय जी, पहले सबके काम बनाना पड़ता है, फिर जाके ये नाम बनाना पड़ता है। पहले सबके काम बनाना पड़ता है, फिर जाके ये नाम बनाना पड़ता है, और भरत के जैसा भाई तभी मिल पाता है। भरत के जैसा भाई तभी मिल पाता है, पहले खुद को राम बनाना पड़ता है। क्या बात। भरत के जैसा भाई तभी मिल पाता है, पहले खुद को राम बनाना पड़ता है। मित्रों एक रचना माँ के ऊपर, केवल 10 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है, और मैंने कोई बहुत ज्यादा आडंबर नहीं लिखा, जो मैंने अपनी माँ के साथ 55-60 साल जिए हैं, बस उसका निचोड़ मैंने 10-12 लाइनों में लिख के रख दिया है। और आपको कहीं लगे कि ये रचना तो हमने अपनी माँ के लिए लिखी है, बस यहीं से आपका आशीर्वाद और आपसे विदा चाहता हूं। इस पे ताली बजाएं न बजाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये इसकी 2 लाइनें अगर आप अपने साथ घर पे ले जाएंगे तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सुनिएगा कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, कभी
कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। लाल सिंह भाई साहब ने गरीबी के दिन देखे हैं, बस उसको 2 लाइनों में सुनिएगा कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। वाह 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 वाह। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। हम चंबल के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति की शेर पढ़ता हूँ, 1-2 लाइनें पढ़ता हूँ, आपको आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। वाह 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 वाह। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज ही स्वर्ग देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज स्वर्ग देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज स्वर्ग देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और आखिरी पंक्तियां और आपकी जहमतें तमाम, और मैं विदा चाहता हूं, और मैं चाहता हूं पूरा सदन तालियों से मुझे विदा करे कि मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा। अद्भुत अद्भुत, अभिनंदन। शब्दों को पिरोकर मनोभावों की अभिव्यक्ति जो माँ के चरित्र से होकर आपके मनोमस्तिष्क तक एक चरित्र गया है, निसंदेह उस चरित्र को हम सब ने जिया है, लेकिन शब्दों में सुंदरता के साथ पिरोकर इतना अच्छा परिभाषित करना शायद सबके बस में नहीं। इसके लिए तालियां तो बनती है एक बार संतोष सागर जी के लिए। लिखते सब हैं, कुछ ज़्यादा लिखते हैं, कुछ कम लिखते हैं, लेकिन उन मनोभावों को जिक्र प्रस्तुत करने की शक्ति ऊपर वाला किसी किसी को देता है, और वही जाकर फिर कवियों के रूप में प्रतिष्ठापित होते हैं। संतोष सागर जी जहाँ हंसाया गुदगुदाया, वहीं एक बड़ी सार करवित बात करके चले गए, और यही एक दायित्व होता है। हम आपको हंसाना भी चाहते हैं, गुदगुदाना भी चाहते हैं, लेकिन जो मन की पीड़ा है वो भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये स्वदेश के इस शानदार से कार्यक्रम में मैं आज हिस्सा बना हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे बीच में अभी उपस्थिति हुई है श्रीमान जयभान सिंह पवैया जी की, जो पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन में। आपका हम स्वागत करते हैं, और मैं पुनः उस क्रम में आता हूँ जहाँ पर हमें कविताओं के इस क्रम को आगे लेकर जाना है। अभी नशा मुक्ति की बात हुई। नशा मुक्ति की बातें करने के लिए भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कहीं बड़े कुछ दृश्य बड़े अजीब से होते हैं। एक रात में देखा मैंने, स्टेशन के बाहर एक आदमी नशा मुक्ति के पोस्टर चिपका रहा था। पोस्टर चिपकाते चिपकाते हिल रहा था। अरे मैंने कहा बेटा, अगर तू पोस्टर चिपकाते चिपकाते थक गया होगा तो थोड़ा सा आराम कर ले, फिर जब ठीक हो जाएगा उसके बाद पोस्टर चिपकाना। बोले नहीं गुरुजी, अपन ने तो रात का काम है इसीलिए 1 क्वार्टर ले ली थी। मैंने कहा 1 क्वार्टर ले ली थी तो फिर पोस्टर क्यों चिपका रहा है नशा मुक्ति का? या तो उसको पढ़ के समझ जा, या फिर क्वार्टर लेना छोड़ दे। आजकल वाटर और क्वार्टर का ही मामला चल रहा है। ये नशा मुक्ति के संदेश कहीं आपके जीवन को नई दिशा की ओर ले जाते हैं, तो निसंदेह इनका उद्घृत होना ज़्यादा अच्छा है। और स्वदेश इस प्रक्रिया में अग्रसर है। इसके लिए हम स्वदेश को बधाई देते हैं कि नशा मुक्ति के संदेश को सबके सामने लाकर, सबके जुबान पर लाकर, सबके मनोमस्तिष्क में लाके अगर लेके जा रहा है नशा मुक्त समाज के निर्माण में। मैं अभी इनको सुन रहा था तो उसके बाद कुछ और दृश्य याद आए। दिनेश देहाती देहात के जीवन के बहुत सारी परिकल्पनाएं गूंथता है, देखता है, उन दृश्यों को देखता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। साहब कुछ लोग हैं जो सुनते कुछ और हैं और उसका अर्थ अपने अपने तरीके से निकालते हैं। उनके करने कराने के तरीके बड़े अलग अलग। हमारा एक देहाती मित्र बाहर से आया
बोले दिनेश भाई तुम्हारे शहर का समोसा बड़ा प्रसिद्ध। मैंने कहा हाँ है। बोले चलो आज खाते हैं। मैंने उसको एक समोसे की दुकान पर ले गया, जो हमारे यहाँ की प्रसिद्ध दुकान है, प्रेम महाराज की दुकान, बालाघाट का समोसा बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने कहा चलो समोसा खाओ। उसने समोसा लिया साहब, उन्होंने समोसा उठाया और उसके बाहर का कवर निकाल के खाने लगा। मैंने समोसा उठाया और साबुत सा खाने लगा। मैंने कहा भाई साहब मैं जैसे समोसा खाता हूँ ऐसा खाना पड़ता है, ऐसा कवर निकाल के समोसा अंदर का मसाला नहीं खाते। बोले मुझे मालूम है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाने मना किया। अब लोग कहाँ कहाँ दिमाग लगा लेते हैं। अब हम देहाती लोग तो, शहर के लोग हम पे हर बार रोब झाड़ते रहते हैं। मेरा एक दोस्त मुंबई में गया, मैंने एक दिन उसे फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या हाल है? बोले ऑल राइट है। मैंने कहा बच्चे कैसे? बोले ऑल राइट है। मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं? बोले ऑल राइट हैं। मैंने कहा चाचा जी कैसे हैं? बोले उनको ऑल राइट हुए 2 साल हो गया। तो लोग भाषाओं का भी ऐसा उपयोग करते हैं। हम देहाती आदमी क्या समझे, सबकी बातें, सबका अंदाज अलग। लेकिन कुछ लोग तो बड़े विचित्र होते हैं, जो हमारे ऊपर आते तो हम भी अपने देहाती अंदाज में उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरे 2 दोस्त मिले यार, बोले तुम बहुत दिनों बाद मिले हो, यहाँ की चाय बड़ी प्रसिद्ध, चाय पीते हैं। मैंने कहा बैठो यार चाय पीते हैं। वो आदमी ने कप बसी में चाय ला के दिया 2 लोगों को और एक मुझे भी। उन 2 लोगों ने जो बाहर से आए थे बड़े स्टाइल में वो कपों की पोजीशन रखने लगे। एक ने चाय पिया और सीधा रख दिया जैसा कि रखते हैं, एक ने चाय पिया और उल्टा कप रख दिया जैसा कि नहीं रखते हैं। मैंने सोचा यार दोनों स्टाइल मार रहे, अपन देहाती अपने को भी कुछ नया करना चाहिए। मैंने चाय पी और कप आड़ा रख दिया। तो चाय वाला केटली लेके आया, बोले भाई साहब क्या है, किस तरीके से कप रखे हैं? मैंने कहा देखो यार इन लोगों से पूछो, उन्होंने पहले रखा है। बोले सीधा कप रखा है। भाई साहब आपने सीधा कप क्यों रखा है? बोले सीधा कप इसलिए रखा है क्योंकि मुझे चाय चाहिए। उल्टा कप वाले से पूछा, बोले वो आपने उल्टा कप क्यों रखा? बोले इसका मतलब मुझे चाय नहीं चाहिए। अब अपन देहाती वहाँ फंसे थे जिन्होंने आड़ा कप रखा था। सीधे कप वाले को चाय चाहिए, जिसने उल्टा कप रखा था चाय उसको नहीं चाहिए। बोले भाई साहब वो तो समझ में है, लेकिन आपने आड़ा कप रखा, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि है तो दे, नहीं तो रहने दे। अब अपने अपने अंदाज से समझाते हैं, लोगों के अपने अपने अंदाज अलग अलग है। हंसने गुदगुनाते हैं, बहुत सारी बातें, देहाती आदमी है। लेकिन देहात के बहुत सारे परिदृश्य उठा के चलता हूँ तो एक बात आपके बीच में कहता हूँ। आपने शहर के अलावा देहात भी देखा, खेत खलियान देखा है, उन मेहनत कश मजदूरों को देखा है, उन खेत में काम करने वाले देहातियों को देखा है। मैं देश के अनेक प्रदेशों में मंच पर जाता हूँ तो उन देहातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बात करता हूँ। मंच का थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ और आपके बीच में उपस्थित होना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम देहाती ने, कहीं बात अच्छी लगे तो मुझे प्रतिसाद मिले, आपके मनोभाव मेरे साथ जुड़े। कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में, कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन हमारे किसी भी देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। वाह क्या बात, हमारे बहुत देहात अच्छा, में बहुत कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। अरे तकलीफें सहते हैं, अपना जीवन संभाल लेते हैं। क्या बात है। तकलीफें सहते हैं, अपना जीवन संभाल लेते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते वाह हैं। वाह वाह अपने वाह बूढ़े वाह, माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। और ये देहाती मोहल्ले में हो गमी तो उसको अकेला रोने नहीं देता। और ये देहाती मोहल्ले में हो गमी तो उसको अकेला रोने नहीं देता। और हाथ में हो 2 रोटी भी तो सामने वाले को भूखा सोने नहीं देता। वाह सोने नहीं देता। वाह वाह। संस्कारों की पाठशाला के विद्यार्थी हम देहात से आए हुए कहीं अपनी उस संस्कृति को प्रणाम करते हैं तो लगता है कि सही भारतीयता, सही हिंदुस्तानियत इधर भी है। उधर बम फूट रहे हैं, इधर कल रंग होने वाला है। बम उधर फूट रहे, रंग इधर होने वाला है। लेकिन कई लोगों के दिलों में भी बम फूट रहे हैं कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। लेकिन मेरे ख्याल से युद्ध तो किसी भी स्थिति में सही नहीं होता, चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदर का हो। युद्ध सही नहीं होता। युद्ध का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो होता है विनाश। और विनाश किसी के लिए भी सही नहीं होता, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इन
बातों को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अपनी मधुर कंठ यहाँ पर आपके बीच में अयोध्या से भगवान श्री राम की जन्म स्थली से आई है। मैंने मजाक में कह दिया था कि वहाँ कैकेयी भी रहती है, ऐसा नहीं है। कैकेयी को मैं कभी कभी प्रणाम करना चाहता हूँ कि काश कैकेयी के वो चरित्र को हमने नहीं देखा होता तो भगवान श्री राम श्रीलंका जाकर रावण का वध नहीं कर रहे होते। हर चरित्र कहीं अपना एक विशिष्टता रखता है, लेकिन भगवान राम के बारे में बहुत सारी बातें आपने की। मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ, कहीं अच्छा लगे तो उसका स्वागत करें। और मैं बुलाना चाहता हूँ रुचि द्विवेदी को कि सप्त सुरों का संपूर्ण आलाप हो जाए, कि सप्त सुरों का संपूर्ण आलाप हो जाता है। राम राम कह दो तो पूरा जाप हो जाता है। वाह वाह वाह, राम राम कह दो तो पूरा जाप हो जाता है। तालियां आपकी बजे तो लगेगी तालियां बज रही है। तालियों पर एक अनुसंधान में बाद में सुनाऊंगा, लेकिन हमारी बहन जो हमारे बीच में अयोध्या उस पवित्र धाम से आई हुई है, उन्हें सुनना चाहते हैं। तो मैं इन पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिसको देखो वो मीत हो जाए, कि जिसको देखो वो मीत हो जाए, सारा आलम पुनीत हो जाए। और तुमको लय छंद की जरूरत क्या है, जिसको पढ़ दो वही गीत हो जाए, जिसको पढ़ दो वही गीत हो जाए। रुचि द्विवेदी अयोध्या, आपकी तालियां उनके आगवानी करें। हेलो भैया, माइक को थोड़ा सा शार्प करिए, इको बढ़ा दीजिए। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और बारंबार करती हूँ। प्रथम प्रणाम आपको इसलिए करती हूँ क्योंकि अयोध्या को जब भी आपकी ज़रूरत हुई, कारसेवकों की ज़रूरत हुई, आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी देशभक्ति का प्रमाण है। और द्वितीय प्रणाम मैं आपको इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब राजा राम अयोध्या में राजा नहीं रहे, तब भी आपने उनको ओरछा में राजा बना के बिठाया। आपने सिद्ध किया कि शेर जंगल में भी हो तब भी राजा ही होता। वाह 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 वाह। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यहीं से आपने सुना होगा कि इतिहास में भैया ने पढ़ा के भरत जैसा भाई तभी होता है जब उसका बड़ा भाई राम हो। मैं इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती हूँ। सुने कि आपने सुना होगा कि दारा शिकोह ने औरंगजेब को गद्दी के लिए मार दिया। ये हमारा कल्चर नहीं है, हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ भाई भाई के लिए मर जाता है। एक गद्दी जिस पर उनका बड़ा भाई भगवान राम उस पर उपस्थित नहीं थे उस वक्त, फिर भी उन्होंने गद्दी को हाथ नहीं लगाया, स्पर्श नहीं किया। वहाँ वो दूर वन में तप कर रहे थे और ये यहाँ नंदीग्राम में तप कर रहे थे। मैं वहीं नंदीग्राम से आपके बीच उपस्थित हूँ जहाँ भगवान भरत ने 14 वर्ष तपस्या की। वहीं से मैं 4 पंक्तियां उठाती हूँ। सुने कि जीत कर चित्त ही हार कर आ गए, जीत कर चित्त ही हार कर आ गए, लोभ अन्याय को मार कर आ गए, लोभ अन्याय को मार कर आ गए। कि ताज जिस शीश खातिर चुना माँ तूने, ताज जिस शीश खातिर चुना माँ तूने, वो चरण पादुका धार कर आ गए। जय जय श्री राम। पादुका धार कर आ गए, वो चरण पादुका। और जहाँ तक मैं राम को समझती हूँ, राम का अगर शाब्दिक अर्थ मैं कहूँ तो राम का शाब्दिक अर्थ है नियति। नियति ही राम है और राम ही नियति है। और जो नियति में होता है वो होके रहता है। कि पड़े चरण रज, कि मिले चरण रज, सफल काम हो जाता है। नियति कैसे नहीं बदलती, सुने कि पड़े चरण रज सफल काम हो जाता है। अवधपुरी एक पुण्य धाम हो जाता है, अवधपुरी एक पुण्य धाम हो जाता है। कि रत्नाकर को वाल्मीकि करना हो तो, रत्नाकर को वाल्मीकि
मरा मरा भी राम राम हो जाता है, मरा अद्भुत अद्भुत। राम राम हो जाता है, मरा मरा भी। के सपनों को पोषित करते थे और श्रम त्यागा करते थे, कि सपनों को पोषित करते थे और श्रम त्यागा करते थे, कि शयन हेत थे नर्म बिछौने फिर भी जागा करते थे, शयन हेत थे नर्म बिछौने फिर भी जागा करते थे, कि शमशानों में भरी पड़ी हैं उन जैसों की लाशें भी, शमशानों में भरी पड़ी हैं उन जैसों की लाशें भी, वो जो अक्सर जंग के मैदानों से भागा करते थे, वो जो अक्सर जंग के मैदानों से भागा करते थे। मैं मूलतः श्रृंगार की कवयित्री हूँ और वहां से जोड़ने का प्रयत्न करती हूँ मैं। स्वागत स्वागत स्वागत। कहते हैं कि प्रेम पर अनंत पृष्ठ लिखे गए, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम को शब्दों के व्याकरण से नहीं, हृदयों के स्पंदन से समझा जाता है। फिर भी मैंने कुछ लिखने का प्रयत्न किया है, आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत। कि प्रेम पढ़ना तो प्राण पढ़ लेना बाबा, प्रेम पढ़ना तो प्राण पढ़ लेना, नैन अर्जुन के बाण पढ़ लेना, नैन अर्जुन के बाण पढ़ लेना, कि चुप्पियों में भी शोर पाओगे, चुप्पियों में भी शोर पाओगे, मेरे मन का पुराण पढ़ लेना बाबा, मेरे मन का पुराण पढ़ लेना, कि नेह आकंठ्य पान गीला हो, नेह आकंठ्य पान गीला हो, और बिछोही का रंग पीला हो, और बिछोही का रंग पीला हो, कि प्रेम जब राम बन कदम रखे, प्रेम जब राम बन कदम रखे, धन्य शबरी का ये कबीला हो, धन्य शबरी का ये अद्भुत कबीला हो, कि घुप अंधेरे में रोशनी मांगे, घुप अंधेरे में रोशनी मांगे, जब भी मांगी तेरी खुशी मांगे, जब भी मांगी तेरी खुशी मांगी, कि जिंदगी भर का साथ कब मांगा, जिंदगी भर का साथ कब मांगा, साथ भर की ही जिंदगी मांगे, साथ भर की जिंदगी मांगे, साथ भर की ही। कहते हैं कि जीवन के संघर्षों में हमेशा दो राहें आते हैं। एक रास्ता वो होता है कि जो समझौतों से होकर गुजरता है, दूसरा वो होता है जो कांटों भरा होता है पर आत्मसम्मान के शीर्ष तक जाता है। मैंने वो दूसरा रास्ता चुना और आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कैद भंवरे का पर नहीं रखा, कैद भंवरे का पर नहीं रखा, रेत का कोई घर नहीं रखा, रेत का कोई घर नहीं रखा, कि सिर्फ इतना गुनाह था मेरा, सिर्फ इतना गुनाह था मेरा, उसके कदमों में सर नहीं रखा, उसके कदमों में सर नहीं रखा, उस के प्रश्न टूटा है हल नहीं टूटा, प्रश्न टूटा है हल नहीं टूटा, बांध टूटा है
है जल नहीं टूटा, बांध टूटा है जल नहीं टूटा, कि वो मेरा दिल भला क्या तोड़ेगा, वो मेरा दिल भला क्या तोड़ेगा, जिससे एक नारियल नहीं टूटा, जिससे एक नारियल नहीं टूटा। कहते हैं कि दरवाजे में 2 कुंडियां होती हैं, अगर कोई आपके मुंह पे दरवाजा बंद करे तो आपका हक बनता है कि आप पीछे से बंद करिए, उसके दरवाजे पे दोबारा मत जाइए। पंक्तियां निवेदित हैं, सुने। कि व्यर्थ का राग रागने वाले, व्यर्थ का राग रागने वाले, बंद आँखों से जागने वाले, बंद आँखों से जागने वाले, बंद आँखों से जागने वाले, कि अप्सराएं तुम्हें मुबारक हो, अप्सराएं तुम्हें मुबारक हो, हम हैं वैकुंठ त्यागने वाले, हम हैं वैकुंठ त्यागने वाले, हम हैं वैकुंठ त्यागने वाले, कि हंस के आए हैं रो के आए हैं। कई बार लोग हमारे पीठ पीछे वार करते हैं और वो समझते हैं कि हम नहीं जानते, पर ऐसा नहीं होता। कि हंस के आए हैं रो के आए हैं, प्रेम का बीज बो के आए हैं, प्रेम का बीज बो के आए हैं, कि मुझ पे कीचड़ उछालने वाले, मुझ पे कीचड़ उछालने वाले, हम तेरे हाथ धो के आए हैं, हम तेरे बहुत खूब। अभिभूत हूँ दादा, आपका आशीर्वाद पाए। तालियां एक बार बजती तो है। हम तेरे हाथ धो के आए हैं। और प्रेम क्या है? अच्छा, कई बार मैं कहती हूँ कि प्रेम नहीं करना चाहिए, तो लोग कहते हैं खुद शादी करके बैठी है, दूसरों को समझा रही प्रेम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तब से मैं कहने लगी कि प्रेम इसलिए करना चाहिए कि प्रेम करने के बाद पता चले कि प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए। पंक्तियां निवेदित हैं, सुने। स्वागत। कि लेप से बाम से नहीं आती, क्या बात। लेप से बाम से नहीं आती, सीख आराम से नहीं आती, सीख आराम से नहीं आती, कि खा के धो के ये बात समझी है, खा के धो के ये बात समझी है, अक्ल बादाम से नहीं वाह 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 वाह, आती, अरे ला जवाब। अक्ल बादाम से नहीं आती। अच्छा, उधर वाले लोग नाराज हैं, समझ में नहीं आ रहा किससे हैं। होली में तो भैया सभी गले मिल लेते हैं, नाराजगी हटा के एक बार तालियों से मुझे सूचित करें कि आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्ल बादाम से कहते हैं कि कविता जब अपने शीर्ष पर जाती है तो वह दर्शन की तरफ मुड़ जाती है। दर्शन की कुछ पंक्तियां आपके मध्य रखती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि रिश्तों की तुरपाई जोड़ी जीवन भर, रिश्तों की तुरपाई जोड़ी जीवन भर, खर्चा और कमाई जोड़ी जीवन भर, रिश्तों की तुरपाई जोड़ी जीवन भर, खर्चा और कमाई जोड़ी जीवन भर, कि वो जो खाली हाथ चला है दुनिया से, वो जो खाली हाथ चला है दुनिया से, उसने पाई पाई जोड़ी जीवन भर, उसने पाई पाई जोड़ी जीवन भर, कि हर करीने से बच गए हैं हम। करीने का मतलब होता है क्रम या तरतीब, कि हर करीने से बच गए हैं हम, जहर पीने से बच गए हैं हम, जहर पीने से बच गए हैं हम, कि लोग कहते हैं
लोग कहते हैं मौत आई है, सिर्फ जीने से बच गए हैं हम, सिर्फ जीने से बच गए हैं हम। कि मेरा मन है कि मैं अपनी अवधि मिठास को आपके मिट्टी की खुशबू में घोलकर मिलाकर उसे अबीर बनाकर आपके माथे पर तिलक करूं, और इस शुभकामना के साथ कि ईश्वर आपसे आपकी जिंदगी में आपको किसी भी रंग से कभी वंचित ना करे। तो एक होली का गीत आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, लेकिन अगर ताल के साथ सुनेंगे तो वाकई होली के गीत का आनंद तभी आता है जब ताल के साथ सुना जाता है। यदि आप ताल के साथ सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगी, यदि नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, पैसे तो आप उतने ही देंगे, क्या कर सकते हैं। रुचि, आपके साथ ताल मिलाने में हर हाल में तैयार हैं। आप शुरू करो, सब लोग साथ देंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब काव्य होली आई रे, होली आई रे होली आई रसिया, होली आई। आप लोग भी बजाएंगे तभी मैं आगे गाऊंगी, यही नहीं तो चलता रहेगा। होली आई रे होली आई रसिया, होली आई रे होली आई रसिया, रंगा रंग तैयारी मन भाई रसिया, रंगा रंग तैयारी मन भाई रसिया, होली आई रे, होली आई रे होली आई रसिया, होली आई रे होली आई रसिया। आप इस गीत को ऐसा सुने कि जैसे लगे कि होली आई है। आप इतने निराश होके क्यों सुन रहे हैं? होली आई रे होली आई रसिया, के धानी रंग में सनी है चोली, हरे रंग में सारी, पीले रंग में सनी है चोली, हरे रंग में सारी, प्रेम रंग में डूब गया है कूचे का पनवाड़ी, प्रेम रंग में डूब गया है कूचे का पनवाड़ी, के बिट्टू चंदू सरला सीसी चाली ओ भौजाई, बिट्टू चंदू सरला चीटी सालू ओ भौजाई, होरी के बरजोरी माँ हो गई ले मार करारी, होली आई रे होली आई रे होली आई रसिया, होली आई रे होली आई रसिया, सरसों हाथ लगी है हल्दी रक्तिम टेसू फूले, सरसों हाथ लगी है हल्दी रक्तिम टेसू फूले, मादक महुआ लगा कूचने भ्रमर बावरे झूले, मादक महुआ लगा कूचने भ्रमर बावरे झूले, के बंद बसंत के प्रणय पास में धरती करे मिताई, बंद बसंत के प्रणय पास में धरती करे मिताई, बंद बसंत के प्रणय पास में धरती करे मिताई, फाग गा रही कोयल करती चैता की अगुवाई, होली आई रे होली आई रे होली आई रसिया, होली आई रे होली आई रसिया। और एक संजीदा सा गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ, यदि आप आदेशित करें तो। आदेश का मतलब ताली बजाना जी हाँ। हमारे बीच में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी, रामू भैया युवा नेता, और श्री जयप्रकाश राजौरिया जी जिला अध्यक्ष भाजपा आए हुए हैं, और आपका ये गीत उन तक भी पहुंचेगा। तालियां एक साथ बजाकर स्वागत करें। और इश्क नहीं था तब तक जिंदा दिल थे हम, ये गीत की भूमिका मैं रख रही हूँ। सुने आप कि इश्क नहीं था तब तक जिंदा दिल थे हम, फूलों की खुशबू होठों की लाली थे, कि मरुथल मरुथल कहने वाले क्या जाने हम भी पिछले सावन की हरियाली थे, मरुथल मरुथल कहने वाले क्या जाने हम भी पिछले सावन की हरियाली थे, कि सपनों को देकर कल्पवास, वाह, गीत एकदम गीत की तरह सुनिए जिससे मजा आए मुझे भी, कि सपनों को देकर कल्पवास तुम ले गए नैनों की उजास, सपनों को देकर कल्पवास तुम ले गए नैनों की उजास, नींदें उड़ी उड़ी सी हैं जोड़ते हैं उजले कपास, नींदें उड़ी उड़ी सी हैं जोड़ते हैं उजले कपास, छज्जे पर फेंक दिए हमने छज्जे पर फेंक दिए तेरी यादों के पैमाने भी, तुम गए तुम्हारे साथ गई वो मंद मंद मुस्काने भी, तुम गए तुम्हारे
साथ गई वो मंद मंद मुस्काने भी। और तुम मेरी जिंदगी में थे तो कैसे थे कि तुम इंद्रधनुष दोपहरी के, कि तुम दोपहरी के इंद्रधनुष मरुभूमि पर पड़ती फुहार। तुम दोपहरी के इंद्रधनुष मरुभूमि पर पड़ती फुहार। देहरी पर क्षितिज सरीखे तुम जितना चाहूं बस लूं निहार। देहरी पर क्षितिज सरीखे तुम जितना चाहूं बस लूं निहार। ये जीवन खर्च दिया तुम पे ये जीवन खर्च दिया, कुछ जाने कुछ अनजाने भी। तुम गए तुम्हारे साथ गई वो मंद मंद मुस्काने भी। तुम गए, हाँ तुम गए तुम्हारे साथ गई वो मंद मंद मुस्काने भी। कि मन के उपवन के आसपास, कि मन के उपवन के आसपास रहती है सुपरिचित सी सुवास। मन के उपवन के आसपास रहती है सुपरिचित सी सुवास। अपनी तो प्रेम कहानियों जैसे पारो और देवदास। अपनी तो प्रेम कहानियों जैसे पारो और देवदास। जलते हैं गीली लकड़ी सा जलते हैं दीवाने भी परवाने भी। तुम गए तुम्हारे साथ गई वो मंद मंद मुस्काने भी। तुम गए। और एक छंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगी, सुने। कि भोर भोर जागना था, पाठशाला भागना था, खट्टी मीठी यादों की चिकोटियां था बचपन। कि भोर भोर जागना था, पाठशाला भागना था, खट्टी मीठी यादों की चिकोटियां था बचपन। के माने निज धोतियों से जिनको सिला हुआ था, बसतों के संग ऊंची चोटियां था बचपन। माने निज धोतियों से जिनको सिला हुआ था, बसतों के संग ऊंची चोटियां था बचपन। कि अम्मा और बाबूजी के झगड़े हुए सो हुए, अम्मा और बाबूजी के झगड़े हुए सो हुए। कुछ गोलियां तो कुछ गोटियां था बचपन, कुछ गोलियां तो कुछ गोटियां था बचपन। कि दाना गुड़ थैलियों में बांध के रुमाल संग चूल्हे वाली फूली फूली रोटियां था बचपन। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, अति सुंदर। मित्रों, अभी तक आप बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपने सुनी और जिस शिद्दत के साथ, जिस तन्मयता के साथ आपने इस कवि सम्मेलन को पहुंचाया है, मैं 4 पंक्तियां रुचि चतुर्वेदी को देना चाहता हूं। रुचि द्विवेदी कि बेटियां सूरज की लाली की तरह होती हैं। बेटियां सूरज की लाली की तरह होती हैं। बेटियां होली दिवाली की तरह होती हैं। और आपकी तालियों का समर्थन चाहता हूं कि इनकी खुशबू से महकता है सारा घर आंगन। बेटियां फूलों की डाली की तरह होती हैं। मैं आपको मुझे आज पहली बार सुना है मैंने अपनी इस छोटी बहन को। मंचों पर आज कविता की जो दुर्गति है, ऐसी स्थिति में इतनी सुंदर कविताओं के लिए मैं इस बेटी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। और आइए मित्रों, मैं एक ऐसे कवि को यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके बारे में आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय जी ने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। दरअसल दिनेश देहाती अपने आप में हिंदी हास्य कविता का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आज यहाँ पर हमारे बीच में हैं। कि कभी बस इनको देखिएगा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप, इनको देखिएगा, 4 पंक्ति सुनिएगा और मैं उन्हें सीधे सीधे हमारे कभी मजे में अपने हाल हुआ करते थे, कभी मजे में अपने हाल हुआ करते थे, हंसते चेहरों से माला माल हुआ करते थे, आज बजने लगे हैं 12 इनके चेहरे पर, कभी ये सूरमा भोपाल हुआ करते थे। आइए दिनेश देहाती जी, मैं उनसे निवेदन है वो आए और अपनी हास्य की कविताओं से आज के इस कवि सम्मेलन का शिखर स्थापित करें।
दिनेश देहाती, जरा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपके मनोभावों को मैं समझ रहा हूँ। आपकी स्थिति अभी तक के क्रम में ये हो चुकी है जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद आखिरी में गन्ना बचता है। लेकिन दिनेश भैया, ये चंबल के लोग हैं, ये गन्ने को जब तक निकालते नींबू और पुदीना फंसा फंसा के जब तक उसके चीथड़े नहीं बिखर जाते। चलिए एक बार तालियां बजा दें, मैं प्रारंभ होना चाहता हूँ। हमारे भी ये आज के इस कार्यक्रम के जो सुंदर सा स्वरूप दिया है श्री अतुल जी तारे साहब समूह संपादक, श्री दिनेश चंद्र राव जी संपादक, और यहाँ जिनकी उपस्थिति है महनी, उन्हें प्रणाम करता हूँ। पूर्व सांसद सेजवलकर जी, मुन्ना लाल गोयल जी, पूर्व विधायक महोदय, और लाल सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री साहब, आपकी उपस्थिति है। देहाती आदमी हूँ और मैं अपनी कुछ बातें करूँगा सहजता से। मेरी सहजता में कहीं मेरे विचार, कहीं ऐसा लगे इस माटी का कुछ परिचय मेरे शब्दों में आ गया हो तो प्यार देना। तालियों की अपेक्षा सभी को होती है, मुझे भी है। आप कैसी बजाएंगे वो आपके ऊपर है। सारे अच्छे लोगों ने ताली बजाई और जितने अच्छे लोग हैं वो भी तालियां बजा दें, अच्छा लगेगा। प्रारंभ होता हूँ कि कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है। कि कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है। कितना था वजन इंसान की बातों में, अब तोलो तो डर लगता है। वाह वाह वाह, कितना था वजन इंसान की बातों में, अब तोलो तो डर लगता है। क्या है चार दीवारें एक छत, क्या है चार दीवारें एक छत, अपना लो तो घर लगता है। और जन्म मृत्यु के बीच का फासला जिंदगी, जन्म मृत्यु के बीच का फासला जिंदगी, जरा चलो तो सफर लगता है। जरा चलो तो सफर लगता है, जरा चलो तो सफर लगता है। ऐसी बात करो तो बोलते कि देहाती ज्ञान की बात करने लगा। हम कोई ज्ञान दे नहीं सकते, ये प्रकार प्रकृति का निमित्त है जो सब तक व्याप्त है। कोई इसे समझता है, कोई इसे नहीं समझता है। मैं तब अपने मन की बात करना चाहता हूँ और जहाँ अच्छा लगे प्यार मुझे मिले कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। अभी का जो वातावरण है इसको इंगित करते बात करना चाहता हूँ कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। वाह 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 वाह। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। ये सामान्य सी स्थितियां हैं। इन स्थितियों के विपरीत मैं चाहता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में भी कहीं इन भारीपन लिए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए तो मेरी यात्राएं सफल हो। और इसीलिए यात्राएं भी करता हूं कि कहीं मुस्कानें ला सकूं। हालांकि अब किसको कैसे मुस्कुराएं कह नहीं सकते, क्योंकि सबकी मुस्कुराहट की अपेक्षाएं अलग अलग है। उन अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरता हूँ बात अलग अलग है। अब देहाती हूँ तो लोग बोलते हैं, सामान्यतः लोग देहातियों में अक्ल नहीं होती साहब, लेकिन देहाती लोग भी कुछ ऐसे ऐसे किस्म के हैं कि उनकी अक्ल पे कभी कभी तरस भी आ जाता है। पिछले दिनों में नागपुर गया, वहाँ का संतरा प्रसिद्ध आपने सुना होगा। मैंने कहा नागपुर आ गए हैं तो यहाँ का संतरा खाया जाए। संतरा मंडी गया मैंने कहा भाई साहब ताज़ा संतरा देना। तो संतरा मंडी में दुकान वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले भाई साहब नागपुर शहर में तो संतरे का एक भी पेड़ नहीं, यहाँ कहाँ का ताज़ा संतरा। मैंने कही तो ताज़े दिख रहे हैं, बोले हम सब बेचने के लिए पॉलिश करके रखते हैं। मैंने कहा ताज़ा खाना है, हम देहाती आदमी जो सोचते हैं वो करते हैं। तो बोले यहाँ किसी देहात में जाओ आगे, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर संतरे के बगीचे लगे हुए। मन था ताज़ा संतरा खाना है। हम गए साहब वहाँ से 12 किलोमीटर देगांव सावनेर रोड पे, वहाँ पर संतरे का बगीचा लगा हुआ था। एक आदमी धोती पहना, सर में गमछा लपेटा, टोकरी में संतरे लेके बगीचे के बाहर बैठा। हमने संतरा देखा, बड़ा अच्छा लगा। और वो देहाती का दिमाग देखना, आदरणीय देहाती कुछ ऐसे भी होते हैं। मैंने संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे दिए। बोले 5 रुपए का एक। मैंने कहा ऐसा अच्छा लगा संतरा, ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे मैंने कहा जब 5 रुपए का एक आएगा इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे मैंने कहा भाई मैं समझ रहा हूँ यार 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो।
वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ़ हो देहाती कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। तो मुझ पे चढ़ पड़ा, बोले तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते। देहाती ऐसे भी है, दिमाग कुछ और तरीके से लगाते। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। अरे मैंने कहा मेरे भाई जब इतना पक्का मकान बनाया तो उसका छप्पर भी पक्का बना देता। तो बड़े दार्शनिक अंदाज में मुझसे बोला, दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए। तो फिर वो हमारे अंदर भी दार्शनिक सवार हो गया। मैंने कहा पगले तब तो तू कच्छा भी नहीं पहनता होगा। बोला क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है तो वो भी उतार लेता है। अब वो देहात के अपने अपने मामले। इन वातावरण से निकलकर आपके बीच में बात करता हूँ, कहीं बात अच्छी लगे तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले कि आज के दौर में जाने कब की बात करता है, 4 के बीच में मजहब की बात करता है। वाह 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 वाह। कहीं आपके उन मनोभाव को इंगित करती हुई पंक्तियां निकले तो आपका प्यार मिले कि आज के दौर में जाने कब की बात करता है, 4 के बीच में मजहब की बात करता है। और बात में निकल आते हैं खंजर। यहाँ नादान है वो बेसबब की बात, वाह 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 वाह। नादान है वो बेसबब की बात करता है। और गफलतों में ही रहा जिंदगी भर जो आदमी, गफलतों में ही रहा जिंदगी भर जो आदमी, मौत को सामने देख रब की बात करता है, मौत को सामने देख रब की बात करता है। और पगडंडियों पर चलकर कहता है दुनिया देखेगा, पगडंडियों पर चलकर कहता है दुनिया देखेगा। देहाती है मगर गजब की बात, वाह 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 वाह, मगर गजब की बात करता बहुत है। अच्छा दिनेश भाई। अभी मुझे जैसा यहाँ का आकर मैं जब से मिला हूँ तब से मुझे ज्ञात हुआ कि हम नशा मुक्ति या नशा बंदिश के ऊपर कुछ विचार रख रहे हैं और स्वदेश इस मुहिम में आगे भी है। इसकी बात करना सहजता से कहीं कहीं तो अभी ऐसा लगता है भारीपन भी है, लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी कठिन रास्तों पे चलना भी पड़ता है। अगर हम अपनी बात लोगों को नहीं बताएंगे तो बात आखिर पहुंचेगी कैसे। एक छोटी सी कविता 2 मिनट की आपके बीच में रखता हूं, और वो कविता जो यहाँ हिंदी के ज्ञाता लोग हैं, हिंदी के जानने वाले, हिंदी के साहित्यिक के प्रेमी जो हैं, वो इस कविता में विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। और आग्रह यह है कि एक परिकल्पना का दौर है और वहाँ से निकलती कविता उस मनोभाव तक पहुँचती, विषय तक पहुँचती है। मेरी कविता का शीर्षक है गन्ना रस, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा कर मुझे वातावरण दे दीजिए साहब, मैं उनका भी साथ चाहता हूँ। मैं बालाघाट के बस स्टैंड से कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था, तो हम 4-5 वहाँ कवि खड़े आपस में वार्ता कर रहे थे, यार आज ये कवि सम्मेलन में बहुत मजा आएगा। हमारे पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, तो वह कोल्हू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था। वो उधर से बोला कि भाई साहब आपकी कविता और साहित्य में कितने रस होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मेरे गन्ने में उससे ज़्यादा रस होते हैं। वो शायद मुगालते में बोल गया हो, लेकिन मेरे जैसे आदमी को एक भूमिका दे गया साहब। वहाँ से मैंने कुछ सृजन करने की कोशिश की है, और कहीं लगे कि दिनेश देहाती वो यात्रा की है वहाँ तक, और सही यात्रा है तो आपका साथ, आपका प्यार, आपका दुलार कुले मंच का भी साथ चाहता हूँ। स्वागत जुड़िएगा। गन्ना रस जी कि गन्ना गड़े, मेरे इधर गन्ने की रोपाई आदरणीय, जमीन जोतकर क्यारियाँ बनाकर उसमें कीचड़ किया जाता है, गन्ने की डाली डाली काटकर उस कीचड़ में उसको पेड़ से दफना दिया जाता है, दृश्य है। और ये मैंने वहाँ जहाँ रसों का उपयोग किया वहाँ ये आपके काम जी स्वागत। सुनेगा कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। मेरी परिकल्पनाओं पे वाह 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 जी कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है, शायद उस गन्ना रस निकालने वाले का ये दावा इसलिए मजबूत था। पढ़ता हूँ जहाँ अच्छा लगे मुझे साथ दीजिएगा कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद्र रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम, वाह वाह गन्ना वाह सड़े तो वाह सोम वाह। रस,
गन्ना सड़े वाह, तो वाह, सोमरस। सोमरस साहित्य में नहीं होता है साहब। उस गन्ना रस वाले का दावा शायद इसलिए मजबूत था। क्या बात है। सोमरस के भी अपने मजे हैं। सोमरस को आजकल शराब कहा जाता है और कुछ लोगों को घूंट घूंट पीने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी तो होली का त्यौहार है, लेकिन उनके उस संदेश को यात्रा करते मैंने वहाँ तक यात्रा की है, वहाँ मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था की, एक बड़ी अच्छी होटल में रुकवाया हमको। कार्यक्रमों के दौरान कई बार विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो एक जगह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम के बाद एक जगह रुकने के लिए गया तो देखा कि हॉल है बहुत बड़ा, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं। तो मैंने आयोजक महोदय से कहा, भाई साहब इतने सारे मच्छरों के बीच में कैसे सो पाऊंगा यार, मैं नहीं सो पाऊंगा। तो आयोजक महोदय ने कोने में इशारा करके बताया कि दे दो, उधर एक बा साहब बड़े आराम से सो रहे हैं। अरे मैंने कहा इतने सारे मच्छरों के बीच में बा साहब का आराम से सोने का मतलब? पहले बा साहब ने एक पाव सोमरस ले लिया है। तो मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब? बोले बा साहब को आधी रात तक नींद ही नहीं आएगी, आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फिर आधी रात के बाद? तो बोले फिर मच्छरों को होश नहीं रहेगा। वाह 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 वाह। मैंने कहा अरे तरकीब तो बड़ी हाई क्लास लग रही, बड़ी ऊंची लग रही है। मैंने कहा इसको हम अपनाते हैं। मैं शहर की बड़ी दुकान में गया, मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस दे देना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, हम पहली बार गए थे, उसने ऊपर की रेक से निकाल के कार्टून सामने काउंटर पे रख दिया। मैं देहाती आदमी पहली बार गया था, मैंने उस शराब की बोतल के कार्टून को उठाया, अल्टी पल्टी करके देखा और शराब दुकान वाले से बोला, भाई साहब इस बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि उसका जवाब सामाजिक संदेश बन जाना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहों पे चश्मा होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए। आपका समर्थन उस शराब दुकान वाले के जवाब में मेल खाता हो तो मुझे तालियों से इंगित करना। मैंने कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर होता है। वाह 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 शराब ये शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। और मुझ जैसे देहाती को तो ये समझ में नहीं आता है कि जब शराब बेचने वाले को इतना समझ में आता है तो शराब खरीदने वाले को क्यों समझ। वाह 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 वाह। ख्वाबों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तलक रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं, स्वदेश का प्यार आप तक पहुँचे और आपका त्यौहार खुशमय खुशनुमा माहौल में हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस काव्य पाठ के इस क्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जय स्वदेश, जय भारत, जय हिंद। एक सेकंड, स्थानीय संपादक आदरणीय दिनेश चंद्र राव जी से मेरा निवेदन है कि वे आभार प्रदर्शन करें। इसी के साथ ही कवि सम्मेलन समाप्त। एक आधा मिनट जी भाई। नमस्कार, आप सबने कीमती समय निकाल करके हमको योगदान दिया, हम इसके लिए बड़े बड़े आभारी हैं। हम आभारी हैं अपने जिला प्रशासन, नगर निगम, जिन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया इस कार्यक्रम में। माननीय लाल सिंह आर्य जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। हम आभारी हैं अपने पूर्व सांसद जयभान सिंह जी के, जिन्होंने कीमती समय दे करके हमको यहाँ पर समय दिया। अब आप सब जो हैं अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।